क्या आप जानते हैं लखनऊ गोमती नदी के तट पर बसा हुआ एक खूबसूरत सा शहर जो उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। लखनऊ के हृदय में सामान्य दिनों की शांति के बीच एक भयानक कहानी धीरे धीरे खुल रही थी। एक साधारण सा परिवार, खुशहाल लोग और उनकी आम जिंदगी, पर फिर अचानक से सब कुछ बदल जाता है जिसके बारे में सोचना तो दूर उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जब भावनाएं जुनून में बदल जाएं, तो इंसान उसके लिए कितनी दूर तक जा सकता है उसके बारे में उसे खुद भी पता नहीं होता। आज की कहानी ऐसे मकसद के धागों में बुनी हुई है जो हमारी कल्पनाओं से भी ज्यादा काली है। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात करने वाले हैं पायल हिमांशु केस के बारे में। इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े शहरों में से एक लखनऊ से। यह सिविल लाइंस के करीब प्राग नारायण रोड के पास बालू अड्डा नामक लोकेलिटी है। इसी जगह पर हिमांशु सोनकर नामक 27 वर्षीय एक व्यक्ति रहा करते थे अपनी भरी पूरी फैमिली के साथ। हिमांशु एक ई रिक्शा चालक थे। सिंपल स्वभाव, नॉर्मल जिंदगी, मेहनत करने वाले ये व्यक्ति लखनऊ की गलियों में रिक्शा चलाकर ही अपने परिवार का पेट पाल रहे थे। दिन भर ये यात्रियों को उनके मंजिल पर छोड़कर पैसे कमाते। परिवार की सारी जिम्मेदारी इनके ही ऊपर थी। ई रिक्शा भी इनका खुद का नहीं था बल्कि किसी और का लेकर चला रहे थे। बदले में कमाई के कुछ हिस्से उनको दे देते। हिमांशु ने कुछ साल पहले शादी भी कर ली थी, तो घर पर इनकी पत्नी भी थी। उसका नाम था पायल सोनकर। वैसे पायल और हिमांशु ने लव मैरिज की थी और पायल हिमांशु की सगी बुआ की बेटी थी। यानी पायल ने अपने सगे मामा के लड़के से शादी की थी। काफी करीबी रिश्ता था। जाहिर सी बात है कि दोनों के घर वाले कभी इन रिश्तों को स्वीकार नहीं करेंगे। सगे भाई बहन के बच्चे, भतीजा और भांजी आपस में ही शादी कर लें। हिमांशु की बुआ रीता दिल्ली के मंगोलपुरी में रहती थी। ये रोहिणी सेक्टर 2 के पास में है। हिमांशु कभी कभार बुआ के घर पर जाते रहते थे जहां पर पायल थी, उनकी बेटी। चूंकि दोनों हम उम्र थे, तो धीरे धीरे पायल के मन में हिमांशु के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है। पायल को ही हिमांशु से प्यार हुआ था और इसने मौका देकर उसको प्रपोज किया। ये बात 2017-18 के आसपास की है। हिमांशु भी कहीं ना कहीं इसको पसंद करता था, तो इसने प्रपोजल को स्वीकार कर लिया। अब हुआ कि शादी कर लेनी चाहिए। इन्होंने अपने अपने घर में बातचीत की, लेकिन परिवार ने काफी सख्ती से इन्हें मना किया कि इतने करीब के रिश्तेदार हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बाहर के लोग क्या सोचेंगे। हिमांशु के घर की फाइनेंशियल कंडीशन भी उतनी अच्छी नहीं थी। पायल के घर वाले इसे लेकर समझाते भी हैं कि हिमांशु ज्यादा पैसे नहीं कमाता, उसके साथ कैसे खुश रहोगी, आगे चलकर बहुत दिक्कत होगी, पछतावा होगा। ये तो बस एक अट्रैक्शन है, कोई प्यार नहीं है। तुम्हें अपनी पढ़ाई लिखाई में फोकस करना चाहिए। वैसे पायल को पढ़ने लिखने का भी शौक था, लेकिन इसने इन सब चक्करों में पढ़ाई भी छोड़ दी थी। 12th भी कंप्लीट नहीं किया था। ये हिमांशु से शादी करने की जिद पर अड़ी हुई थी। उधर हिमांशु भी इसके बिना जी नहीं सकता। इसके बाद दोनों परिवार के खिलाफ जाकर ही शादी करने का फैसला करते हैं। फिर इनके घर वाले भी दोनों की खुशी को देखकर मान गए। 2018 में इनकी शादी हुई थी। शादी के बाद पायल दिल्ली से अपने ससुराल, जो कि पहले कभी नानी का घर हुआ करता था, मामा का घर होता था, यहाँ आ गई, लखनऊ आ गई। पायल एक महत्वाकांक्षी लड़की थी। इसके बड़े बड़े सपने थे। शादी की वजह से इसने पढ़ाई लिखाई भी छोड़ दी थी, लेकिन अब इसने सोचा कि पढ़ाई कंटिन्यू करनी चाहिए। इसने हिमांशु से बात की। यह भी बिना कोई सवाल जवाब किए मान जाता है। पत्नी जितना जहां तक पढ़ना चाहती है, ये पढ़ाएगा, लिखाएगा। ये अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। शहर की रहने वाली हाई फाई लड़की एक रिक्शे वाले के प्यार में पड़ गई और शादी करके उसके साथ रह रही है। उसने अपने सुख चैन, आरामदायक जिंदगी को त्याग दिया, बस अपने प्यार के साथ रहने के लिए। इससे भी हिमांशु के दिल में पायल के प्रति काफी इज्जत थी, प्रेम था। हिमांशु अपनी पत्नी को पढ़ाने लिखाने के लिए काफी मेहनत करने लगा। ज्यादा पैसे कमाने के लिए ओवरटाइम काम करता, दिन रात एक करके पैसे जुटाने लगा। पायल का सपना था कि ये एयर होस्टेस बने, आसमान में उड़ान भरे, लेकिन इसके कोर्स के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत थी। हिमांशु इसके लिए भी मान गया। कहीं ना कहीं से पैसे इंतजाम करके कोर्स की फीस भी पायल को देने लगा। अब बहू बाहर निकलकर काम करना चाहती है, इसे लेकर हिमांशु के माता पिता को भी कोई आपत्ति नहीं थी, बल्कि वो तो और खुश हुए कि बेटा बहू साथ में काम करके पैसे कमाएंगे, इनकी आगे की जिंदगी खुशहाल होगी। सिविल लाइंस हॉस्पिटल के पास एक इंस्टीट्यूट था जहां पर एयर होस्टेस की ट्रेनिंग होती थी। पायल वहीं पर जाती थी। कभी हिमांशु उसको वहां पर छोड़ने के लिए चला जाता था, तो कभी मामा जी, जो कि अब ससुर हो चुके थे, वो छोड़ने जाते हैं। लेकिन अब इस परिवार में भूचाल आने वाला था। 21 जनवरी 2025 मंगलवार का दिन और रात के करीब 10 बज रहे थे। हिमांशु सोनकर अपनी ई रिक्शा लेकर अचानक घर से कहीं के लिए निकल जाता है। माता पिता ने इसको जाते हुए देखा। ये कहता है कि थोड़ी देर में आता हूँ, कुछ जरूरी काम है। दरअसल हिमांशु ने एक शख्स से कुछ पैसे उधार लिए थे, लगभग 20,000 रुपए। वही पैसे किस्तों में ये लौटा रहा था। वैसे ही आज भी यानी 21 जनवरी की रात करीब 3500 रुपए लेकर ये देने के लिए निकला था। वो शख्स भी हिमांशु का जानने वाला था, दूर का रिश्तेदार था। उसका नाम था आयुष सोनकर।
हिमांशु की जो मौसी थी यानी माताजी की बहन, वो आयुष की बुआ लगती। इसका घर हिमांशु के घर से करीब 7-8 किलोमीटर दूर मछली मंडी केसर बाग में था। ये लखनऊ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में क्लर्क की नौकरी करता था, यानी सरकारी नौकरी थी। आयुष ने कई बार पायल को कॉल करके पैसों का तगादा किए थे कि अपने पति से कहो कि पैसे लौटा दे। इसी सिलसिले में हिमांशु इस रात गए थे पैसे देने के लिए। अच्छा, अब ये जाते तो हैं लेकिन फिर कभी लौट कर आते नहीं हैं। देर रात होने लगी। घर पर पत्नी, माता पिता, बाकी परिजन परेशान होने लगे। ये लोग हिमांशु को कॉल भी नहीं कर सकते थे क्योंकि उसका फोन हफ्ते भर पहले ही चोरी हो गया था। रात भर ये लोग उसका इंतजार करते रहे लेकिन वो लौटा नहीं। धीरे धीरे सुबह हो जाता है। 22 जनवरी की तारीख आ गई। सुबह होते ही परिजनों ने अपने रिश्तेदारों को फोन घुमाना शुरू कर दिया। रिश्ते नाते के लोग, जान पहचान के लोग, हिमांशु के दोस्त यार सभी उसे ढूंढने में लग जाते हैं। हिमांशु अपने रिक्शे से गया था और आमतौर पर ऐसे रिक्शे चलवाने का बिजनेस करने वाले लोग अपने रिक्शे में GPS ट्रैकर भी लगा कर रखते हैं, कहीं कोई व्हीकल चोरी ना कर ले। जिसके लिए हिमांशु ई रिक्शा चलाता था, परिजनों ने उससे बात की। बोला कि आप लोकेशन चेक कीजिए, पता कीजिए कि वो कहाँ है अभी। अब रिक्शे के मालिक ने लोकेशन चेक की। पता चला कि वो रिक्शा रात से ही हनुमंत धाम के पास गोमती नदी के करीब रोड के किनारे खड़ा है। लोकेशन मिलते ही सभी लोग, हिमांशु के परिवार वाले, पत्नी, दोस्त उस जगह पर पहुंचते हैं। वहां देखा कि सच में रिक्शा खड़ा है लावारिस रूप में, लेकिन हिमांशु वहां कहीं पर भी नहीं था। वो कहीं नहीं दिख रहा था। इसी में किसी ने सुझाव दिया कि एक बार मंदिर का CCTV कैमरा चेक करते हैं, शायद उसमें पता चल जाए कि बड़े भाई रिक्शा यहाँ पर छोड़कर कहाँ चले गए। जिस समय हिमांशु घर से निकले थे उसी हिसाब से फुटेज चेक किया जाता है। इसमें साफ तौर पर चीजें दिख जाती हैं। हिमांशु 10-10:15 बजे के आसपास यहाँ पर आकर रिक्शा खड़ा किया था। उसके बाद रोड पर उतरकर वो टहलने लगे। फिर उन्होंने अपनी जेब से एक मोबाइल फोन निकाला और उस पर बात करने लगे। बात करने के बाद ये दीवार कूदकर दूसरी तरफ चले गए और कैमरे से ओझल हो गए। इसके बाद ये दोबारा वापस रिक्शे के पास नहीं आते हैं, ये लापता हो गए। इस फुटेज में परिजनों को एक और चीज खटक रही थी कि हिमांशु के पास मोबाइल फोन कहाँ से आया। उसका फोन तो हफ्ते भर पहले चोरी हो गया था और उसने अभी तक कोई नया फोन नहीं लिया था। फिर इसके पास ये फोन कहाँ से आया? अगर ये नया फोन लिया होता तो अपने माता पिता को, अपनी पत्नी को जरूर दिखाता। उसने सबसे छिपाया क्यों? घर में सबका रो रो कर बुरा हाल था। पता नहीं घर का कमाने वाला बेटा कहाँ चला गया। जब लगा कि अब पुलिस की सहायता लेनी चाहिए तो हिमांशु के पिता कुछ लोगों को साथ लेकर हजरतगंज थाने पहुंचे 23 जनवरी को। पायल भी रोती बिलखती थाने पहुंचती है। इसने सब कुछ बताया कि ऐसे ऐसे पति हिमांशु 21 जनवरी की रात में घर से गए थे, लेकिन आज 23 जनवरी आ चुका है, वो अभी तक आए नहीं, घर नहीं लौटे। हम लोगों ने हर संभव प्रयास कर लिया, हर जगह पर पूछा गया, लेकिन कुछ नहीं पता चला। यहाँ परिजन पुलिस को कैमरे की फुटेज के बारे में भी बताते हैं कि हिमांशु दीवार फांद कर दूसरी तरफ चला गया था। अब यहाँ एक हैरान करने वाली चीज हुई। पुलिस ने कहा, चूंकि आपका बेटा दूसरी तरफ चला गया और वो इलाका हजरतगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत में नहीं आता है, आपको वजीरगंज पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, वो उनका इलाका है। अब परिवार मिसिंग रिपोर्ट लिखाने के लिए वजीरगंज थाने गए। यहाँ हजरतगंज थाने से कॉल करके ऑफिसर ने बोल दिया था। अब वजीरगंज में रिपोर्ट दर्ज होती है। परिवार के प्रेशर की वजह से पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की। 3 टीमों का गठन किया गया और घटना की जांच शुरू हुई। जहां पर हिमांशु का ई रिक्शा पड़ा मिला था, उसके आसपास के कैमरे खंगाले गए। दीवार कूदकर जिस तरफ गया था वहां के कैमरे भी देखे जाने लगे। घर वालों से कोई दुश्मनी, आपसी रंजिश, इसको लेकर भी पूछताछ किया जाने लगा। एक टीम हनुमान धाम के आसपास के पूरे इलाकों में खोजबीन शुरू करती है। इसमें रिश्तेदार भी सहयोग कर रहे थे। आसपास के जंगल में, झाड़ियों में देखा जा रहा था। लोगों से पूछा जा रहा था, क्या इस आदमी को आपने कहीं देखा है? सभी लोग ढूंढने में लगे हुए थे। इसी बीच पुलिस को एक और CCTV कैमरे की फुटेज हाथ लगती है। ये शनिदेव मंदिर के करीब नदी किनारे घाट के पास की थी। इसमें दिखा कि 21 जनवरी की रात 10:14 पर एक आदमी घाट की तरफ जा रहा है। कुछ मिनटों के बाद हिमांशु भी उसी तरफ जाता है। अब इसके 7 मिनटों के अंदर पहले गया आदमी भागते हुए वापस आया और सीढ़ियों से होते हुए ऊपर रोड की तरफ चला गया। मगर इसके जाने के बाद हिमांशु नहीं लौटता है। ये अनजान आदमी नदी के पास गया, पीछे पीछे हिमांशु जाता है। फिर वो आदमी वापस लौट आया, लेकिन हिमांशु नहीं। अब इसका मतलब क्या होगा? यानी यही आदमी है जिसने हिमांशु के साथ कुछ गलत किया है। इसके ऊपर से ये आदमी कैमरा देखकर चेहरे पर अपना हाथ रख लेता है, शक्ल छिपाने की कोशिश की। इसकी ये सारी हरकतें संदिग्ध लग रही थीं। पुलिस ने ये फुटेज हिमांशु के घर वालों को दिखाया। हिमांशु की बहन इस आदमी के कपड़े को देखते ही पहचान जाती है। ये तो आयुष लग रहा है, जो दूर का रिश्तेदार है। दरअसल लखनऊ के डालीगंज में एक शादी का फंक्शन था जिसमें आयुष गया था। इसमें हिमांशु की बहन भी गई हुई थी। चूंकि सभी आपस में रिश्तेदार हैं तो जाएंगे ही। उस फंक्शन में आयुष ने यही कपड़े पहन रखे थे जो कि कैमरे में दिख रहा है। हिमांशु के एक मामा जी थे जिनका घर आयुष के घर के पास में था। वो भी उसको देखकर पहचान जाते हैं उसकी चाल ढाल से। इन्होंने बोला कि अगर इसको पकड़ा गया तो सारे रहस्य सामने आ जाएंगे। वही हिमांशु की जो पत्नी थी पायल, उसको लेकर भी परिवार में कुछ संदेह हो रहा था।
अभी तो घर की बहू है, बेटे की पत्नी है, इसका भी रो रो कर हाल बेहाल था, इसका पति गायब है, फिर इस पर शक क्यों होगा। उधर हिमांशु को ढूंढते ढूंढते 23 जनवरी की रात हो गई, मगर वो नहीं मिला। 2-3 दिनों से वो गायब है। घर में खाना पीना नहीं बन रहा था, किसी को भोजन ग्रहण करने की इच्छा भी नहीं थी। इसी में एक रिश्तेदार अपने घर से कुछ खाना बनाकर लाती हैं ताकि ये परिवार कुछ खा ले, कई दिन से कुछ खाया नहीं है। जब भोजन आता है तो पायल ढेर सारा लेकर खाने बैठ जाती है। यहीं से हिमांशु के पिताजी को कुछ डाउट होने लगा। इसका पति कई दिनों से गायब है और ये खाने बैठ गई, हम लोग तो भूखे प्यासे बैठे हैं, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, कुछ सूझ नहीं रहा है, बेटा गायब है, पता नहीं वो किस हालत में होगा। और इधर बहू आराम से बैठकर खाना खा रही है। यही नहीं, यह हमेशा फोन में भी लगी रहती थी, कभी कॉल पर बातचीत करती थी तो कभी चैटिंग करती थी। आखिर ये इस बीच किससे बात कर रही है। कुछ और लोग भी ये चीज नोटिस करते हैं। पायल किसी को बार बार कॉल कर रही थी, मैसेज कर रही थी। इसको लेकर ससुर ने इससे सवाल किया और इसका फोन मांगा, लेकिन ये झगड़ा करने लगी कि इसका पति गायब है, ऊपर से आप ऐसा कर रहे हैं, शक कर रहे हैं। पुलिस भी अपना अलग अलग एंगल से जांच कर रही थी। इसी दौरान कुछ ऑफिसर्स घर पर आते हैं। ससुर ने बहू का फोन अपने पास लेकर रख लिया था। वो ऑफिसर्स घर पर आते हैं और पायल का मोबाइल फोन मांगते हैं। हिमांशु के पिता ने वो फोन दे दिया। पुलिस ने पायल का मोबाइल फोन खंगाला, उसकी अच्छे से जांच की। इसके बाद अगले दिन 24 जनवरी को पुलिस हिमांशु के भाई को कॉल करती है और कहती कि आप पायल को लेकर थाने आइए, उससे कुछ पूछताछ करनी है। उस समय तक किसी ने सोचा नहीं था कि पायल हिमांशु की गुमशुदगी के पीछे है। लगा कि नॉर्मली बातचीत करने के लिए बुला रहे हैं। लोग पायल को लेकर थाने जाते हैं। वहां पर पुलिस ने उससे पूछताछ की और फिर कुछ मिनटों के बाद वो बाहर आकर परिवार को बताते हैं कि हिमांशु का कत्ल हो चुका है, उसके पीछे आपकी बहू का हाथ है। ये सुनते ही हर कोई हैरान हो गया। हिमांशु उस नदी के अंदर था। अब पुलिस ने वाटर डाइवर्स यानी गोताखोरों की मदद से नदी में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। 24 जनवरी की शाम होते होते शाम के 4 बजे के आसपास हिमांशु मिल जाते हैं, लेकिन शव के रूप में। पिता तो वहीं पर इसे देखकर बेहोश हो गए थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इधर पायल से फिर से गहनता से पूछताछ शुरू होती है। हिमांशु और पायल ने परिवार के खिलाफ जाकर शादी की थी। पायल ही इससे शादी करना चाहती थी क्योंकि उसको प्यार हो गया था, उसके बिना रह नहीं सकती। जैसे भी इसको हिमांशु रखेगा ये साथ रहेगी। ऊपर से आगे चलकर ये खुद भी जॉब करने वाली थी। तो हिमांशु क्या काम करता है, कौन सी नौकरी करता है, रिक्शा चलाता है, कितने पैसे कमाता है, इन सब चीजों से इसे मतलब नहीं था। बस इसे अपने प्यार के साथ रहना था, बस प्यार से मतलब था। आगे चलकर परिवार भी रिश्तों को स्वीकार कर लेता है। अब शादी के बाद धीरे धीरे समय बीतने लगा। पति पत्नी का रिश्ता अच्छे से आगे बढ़ रहा था। शादी हो गई तो कुछ साल के बाद परिवार के लोग नाती पोतों की डिमांड करने लगे, घर में बच्चा होना चाहिए। लेकिन पायल अभी बाल बच्चों के लिए तैयार नहीं थी। ये मना करती रहती थी कि समय आएगा तो देखेंगे, अभी ये इसके बारे में नहीं सोचेगी, इसका फिगर खराब हो जाएगा। कथित तौर पर ये ऐसा ही कहती थी कि इसका फिगर खराब हो जाएगा। हिमांशु की भी अपनी पत्नी के विचारों में सहमति थी। उसकी हाँ में हाँ मिलाता था। जो कि ये उसे बहुत प्यार करता था, बहुत भरोसा करता था, तो वो जो भी कहती थी ये मानता था। उसकी हर ख्वाहिश ये पूरी करने की कोशिश करता था। शादी के 2-3 साल के बाद पायल ससुराल में थोड़ी फ्री होती है। आस पड़ोस में घूमना, सहेली के घर पर आना जाना, ग्रेजुएशन तो ये कर ही रही थी, कॉलेज जाना। अचानक से इसके रहन सहन में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। ये थोड़ी हाई फाई तरीके से घर में रहने लगी। नए नए महंगे कपड़े, मेकअप, ये सारी चीजें। घर के काम वगैरह भी करना ये बंद कर देती है। सारे काम हिमांशु की माताजी करती थीं, खाना बनाना, बर्तन धोना, घर की साफ सफाई करना, झाड़ू पोछा। पायल या तो पढ़ाई करती थी या फोन में ही लगी रहती थी। हिमांशु भी सुबह सुबह अपना रिक्शा लेकर चला जाता था। वो अपने आराम छोड़कर ज्यादा पैसे कमाने के पीछे थे ताकि पत्नी की पढ़ाई लिखाई और उसके सपनों का खर्च उठा सकें। लेकिन पायल तो उनकी कमाई से ज्यादा ही पैसे उड़ाने लगी थी। पति तो इतने पैसे दे नहीं पा रहे थे जितनी ये खर्च कर रही थी। ऊपर से अभी तक ये फिलहाल कोई नौकरी भी नहीं कर रही थी कि ये पैसे कमा रही हो। फिर इसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ रहे हैं? जो हमेशा शॉपिंग कर रही है, कपड़े खरीद रही है, सामान खरीद रही है। हिमांशु इससे पूछने की कोशिश भी करता है, लेकिन ये बातों को घुमा देती। पति भी इस पर अंधा विश्वास करता था, तो जो ये कहती वो मान लेता। वैसे पायल की एक दोस्त थी जिसका नाम था तनु। वो केसर बाग में रहती थी। पायल अक्सर उससे ही मिलने के लिए जाया करती थी। उसी का भाई था आयुष सोनकर, वही दूर का रिश्तेदार। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पायल के लिए आयुष दूर का देवर भी लगता था। यह आदमी एलएमसी में काम करता था, ऊपरी कमाई बहुत होती थी, अच्छे खासे पैसे ये कमाता। जब भी पायल अपनी सहेली या दूर के रिश्तेदार के घर पर जाती तो आयुष अच्छी अच्छी खाने पीने की चीजें इसके लिए मंगवाता था, कुछ ना कुछ गिफ्ट ला कर देता। इस चीज से पायल को बहुत खुशी मिलती थी। अब आयुष आखिर ऐसा क्यों कर रहा था, जबकि ये तो जानता था कि ये भाभी लगती है। हिमांशु को ये जानता था, उसे रिश्तेदारी के साथ साथ अच्छी दोस्ती भी थी, फिर भी उसके साथ विश्वासघात क्यों कर रहा है? आयुष को पहली नजर में ही पायल से प्यार हो गया था। वो हर तरह से इसको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था।
इसके पैसे खर्च करने की वजह से पायल भी इससे प्रभावित होने लगी। आयुषी पायल को ग्रेजुएशन करवाता है, एयर होस्टेस की ट्रेनिंग का भी खर्च उठा रहा था। उधर हिमांशु जो दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता, पायल उसके भी पैसे उड़ाती थी और आयुष के भी। आयुष के पैसों से फीस भरती, शौक पूरे करती। पायल के लिए एक बेइंतहा प्यार करने वाला था जो था इसका पति हिमांशु, वहीं दूसरी ओर एक बेइंतहा पैसे उड़ाने वाला था आयुष। पायल इससे ही मिलने के लिए जाती थी और ससुराल में झूठ बोलती कि बाजार जा रही है, ट्रेनिंग के लिए जा रही है। जब पायल जरूरत से ज्यादा ही पैसे उड़ाने लगी तो हिमांशु को इस पर शक जाता है। आखिर इसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ रहे हैं। ये 2022 के आसपास की घटना है। फिर इन्हें पता चल गया कि इनकी पत्नी का आयुष से कुछ चल रहा है। इन्होंने अपनी पत्नी से बात की, उसको समझाने की कोशिश की। पत्नी मान जाती है, माफी मांगती है और प्रॉमिस भी करती है कि अब ये उससे बात नहीं करेगी। पति भी भरोसा करके माफी स्वीकार कर लिया, लेकिन पायल ने भरोसा तोड़ दिया था। अब ये चुपके चुपके उससे बात करने लगी, जब पति बाहर होते तभी करती। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जब 2022 में आयुष से पायल मिली तब से लेकर 2025 तक इन 3 सालों में आयुष ने पायल पर करीब 12 लाख रुपए खर्च किए थे। उसके कॉलेज की फी, एयर होस्टेस की ट्रेनिंग, उसके शौक पूरे करने में। हिमांशु को लगता था कि पत्नी से गलती हो गई थी जिसे उसने सुधार लिया है। इस वजह से हिमांशु की आयुष से भी दोस्ती ठीक हो गई थी। हिमांशु को कुछ पैसों की जरूरत थी तो इसने आयुष से ही 20,000 रुपए उधार ले लिए, जिसे ये थोड़ा थोड़ा करके चुका रहा था। कभी 2,000, कभी 2,500, कभी 3,000 ऐसे करके। अब इसने अपनी ही पत्नी के प्रेमी से पैसे उधार लिए हैं। इस तरह से उन दोनों के लिए भी बहाना था कॉल पर बात करना कि आयुष पायल से कॉल करके पैसे मांग रहा है। हिमांशु भी मजबूर था, पैसे चुका नहीं पा रहा था और मना भी नहीं कर सकता कि वाइफ को कॉल करके तगादा मत करो। अब तारीख आती है 21 जनवरी 2025। जब हिमांशु अपने घर पर आए तो पायल ने इससे कहा कि आयुष हमेशा कॉल करके परेशान करता है, पैसों का तगादा करता है, तुम उसके पैसे लौटा क्यों नहीं देते। पर हिमांशु के पास तो पैसे ही नहीं थे, ये लौटाएगा क्या। इसके बाद पायल ने अपने पास से 3500 रुपए दिए और कहा कि आयुष को दे दो, कम से कम कुछ दिन तो शांत रहेगा। हिमांशु को पता नहीं था कि ये सब कुछ सेटअप है, चाल है। पायल भी ये पैसे कहाँ से लेकर आई होगी। इसने आयुष से ही पैसे लेकर पति को दिया था और कहा कि आयुष को दे दो जो तुमने उधार लिया है। हिमांशु 10 बजे के आसपास पैसे देने के लिए चला जाता है। पायल ने हिमांशु को एक मोबाइल फोन भी दिया, कहा कि इसी फोन से तुम आयुष को कॉल करके पूछ लेना कि कहाँ पर है वो। ये फोन भी साजिश का हिस्सा था। अगर किसी पर्सनल फोन से हिमांशु बात करता उससे तो पुलिस सीडीआर से पता कर लेती, लेकिन अनजान मोबाइल फोन है तो किसी को कोई भनक नहीं लगेगा। घर वाले समझते थे कि हिमांशु का फोन चोरी हो गया है, उसके पास कोई फोन नहीं है। अब इसी फोन से हिमांशु ने आयुष को कॉल करके पूछा कि कहाँ हो। वो हनुमान धाम इलाके का एड्रेस देता है। जब हिमांशु वहां पर पहुंचा तो आयुष गोमती नदी के किनारे चला गया और वहां से कॉल करके यहाँ बुलाया। हिमांशु जाता है। वैसे आयुष यहाँ पर अपने एक बुआ के लड़के जैकी के साथ आया था। जैकी आयुष के लिए बुआ का लड़का था और हिमांशु के लिए उसकी मौसी का बेटा था। ये दोनों स्कूटी से यहाँ पर आए थे, एक कैमरे की फुटेज में दिखाई भी दिए। जब हिमांशु नदी किनारे पहुंचा तो आयुष ने पैसे लिए, फिर कहा कि चलो नदी किनारे एक दिया प्रज्वलित करते हैं। हिमांशु मान गया। आयुष ने हिमांशु को ऐसी जगह पर बुलाया था जहाँ की नदी काफी गहरी थी। हिमांशु जब नदी किनारे दिया रखने के लिए झुका तो आयुष ने इसको धक्का दे दिया और तुरंत वहां से भाग गया। बाहर जैकी वेट कर रहा था, उसके साथ चला गया। हिमांशु यहाँ पर पानी में गिर चुका था। उस समय हर तरफ सन्नाटा था, अंधेरी रात थी। ऊपर से हिमांशु को तैरना भी नहीं आता था। ये बात पायल अच्छे से जानती थी और इसने आयुष को भी बताई थी। हिमांशु के पिता ने वजीरगंज थाने में तहरीर देकर कुछ लोगों को नामजद भी कराया था। इसमें बहू पायल, उसका प्रेमी आयुष, रिश्तेदार जैकी, उसका भाई तम्मा, माँ रोमा और मामा रितेश। 25-26 जनवरी तक पुलिस पायल के बयान के आधार पर आयुष और जैकी को अरेस्ट करती है। आयुष पायल से शादी करना चाहता था, बार बार इस शादी का दबाव देता था, लेकिन पायल कहती कि ऑलरेडी मैरिड है। यह भी अपने प्रेमी से प्यार करती थी, लेकिन पति को कैसे छोड़े। अगर ये चाहती तो हिमांशु को डाइवोर्स दे देती। हिमांशु भी बेइंतहा इससे प्यार करता था, डाइवोर्स देगा नहीं, इसीलिए इसको रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। यही नहीं, आयुष और पायल ने मिलकर पहले भी 2 बार कोशिश की थी उसको रास्ते से हटाने की। 1.5 साल पहले आयुष ने एक तमंचा खरीदा, सुपारी देकर ये काम तमाम करवाने वाला था, लेकिन फिर यह हुआ कि बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। पुलिस आसानी से केस सॉल्व कर सकती है, दोनों को पकड़ सकती है। फिर इन्होंने जिसके लिए सब कुछ किया वो नहीं मिलेगा, दोनों जेल चले जाएंगे। फिर वो प्लान कैंसिल हो जाता है। इसके बाद घटना से कुछ हफ्ते पहले भी कोशिश हुई थी। पायल ने हिमांशु के खाने में नशीली दवा मिलाने की कोशिश की, लेकिन असफल रही। अब यह हुआ कि क्या करें। फिर पायल के दिमाग में एक बात याद आती है कि हिमांशु तैरना नहीं जानता है। इससे पायल के मन में एक आइडिया आया, अगर वो नदी में जाए तो किसी को शक नहीं होगा, वो कोई दुर्घटना भी लगेगा। फिर तो ये भी बोल सकती है कि कर्जा लिया था, चुका नहीं पा रहा था, इसलिए ऐसा कदम उठाया होगा। उसके शरीर पर कोई मारपीट का निशान नहीं मिलेगा तो उससे भी प्रमाणित हो जाएगा कि दुर्घटना है, कोई साजिश नहीं है। वैसे पोस्टमार्टम में भी ऐसा ही कुछ आया था कि दुर्घटना है, लेकिन इससे पहले पायल पर संदेह जा चुका था और थोड़ी सख्ती दिखाती है, कबूल भी कर लेती है।
हिमांशु के परिजनों ने सड़क पर प्रदर्शन भी करना शुरू कर दिया था कि जब तक आरोपी पकड़े नहीं जाते ये लोग अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। घंटे भर के बाद इलाके के एएसपी इंस्पेक्टर इन्हें आकर समझाते बुझाते हैं, मामला शांत कराते हैं। इस केस में 3 लोगों की संलिप्तता पाई गई। पायल सोनकर, इसका मोबाइल फोन भी सब कुछ बता देता है। लगातार आयुष के संपर्क में रहना। जब हिमांशु गायब हुआ और परिवार के लोग उसे ढूंढ रहे थे तब पायल आयुष को अपडेट भी देती थी फोन पर कि अभी यहाँ पर ऐसा ऐसा चल रहा है। जब सीसीटीवी में आयुष दिखा तब भी पायल ने उसको सूचना दिया कि तुम्हारा नाम आ चुका है, तुम कहीं भाग जाओ। दूसरा था आयुष जिसने हिमांशु को धक्का दिया था। तीसरा जैकी था जो आयुष के साजिश में साथ था। इसने भोर में जाकर वो फुटेज डिलीट कराने की कोशिश भी की थी जिसमें आयुष साफ साफ दिखाई दिया था, लेकिन मंदिर की देखरेख करने वालों ने मना कर दिया और पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने इन तीनों को अरेस्ट करके जेल भेज दिया। एक लड़की खुद ही शादी का प्रस्ताव रखती है क्योंकि उसको प्यार हो गया था। प्यार में पैसे नहीं देखे, लेकिन शादी होने के बाद जब प्यार का भूत उतरा तो उसको पछतावा होने लगता है, जिसके बाद सरकारी नौकरी वाले को देखकर इसका मन बदल जाता है और प्यार से हटकर पैसे की तरफ शिफ्ट होने लगी। अगर ये एक बार भी ससुराल में बता देती कि हिमांशु के साथ नहीं रहना चाहती तो शायद घर वाले कुछ ना कुछ करके इस घटना को रोक सकते थे। तो वीडियो कहीं पर खत्म करते हैं और कमेंट करके अपनी राय बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।